जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास डेली शाम को 6 बजे चलती है। यदि आपने इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। रीजनिंग की ये सभी क्लासेस आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी क्लासेस में मैं जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस आपकी सभी आगामी परीक्षाएँ जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएँ, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएँ जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा संख्या समूह पहले संख्या समूह से संबंधित है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इनके बीच एक रिलेशन है, वह रिलेशन आपका तीसरी संख्या का बताना है। तो सबसे पहले हम पहली और दूसरी संख्या के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड कर लेते हैं। तो मैं पहली संख्या लिख देती हूँ। पहली संख्या है 7591। इसको किस में चेंज किया गया है? 5719 में। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इनके बीच का क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन की ट्रिक यूज़ की गई है। यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन की ट्रिक यूज़ की गई है, यानी कि पहली संख्या को दूसरी जगह लिखा गया, दूसरी संख्या को पहली जगह। इसी तरीके से तीसरी संख्या को चौथी जगह लिखा गया और चौथी संख्या को तीसरी जगह। यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन की ट्रिक इस्तेमाल की गई। सेम ट्रिक हम इस संख्या में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी तीसरी संख्या लिख देते हैं फटाफट से, 5937। अब हम इसे क्रॉस कनेक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे लगाएंगे तो ये आएगा 7 और ये 3, यानी हमारी नई संख्या क्या बनी? 9573, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। यहाँ पर असम और तेजपुर के बीच में एक रिलेशन है, वही रिलेशन आपको केरल का बताना है। देखिए, असम में तेजपुर नामक जगह स्थित है, ठीक है। तेजपुर असम में स्थित है। उसी प्रकार से केरल में क्या स्थित है? केरल में कोच्चि स्थित है, ठीक है। जिस प्रकार असम में तेजपुर स्थित है उसी प्रकार केरल में कोच्चि स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 4 शब्द दिए गए हैं और इन 4 शब्द में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाले को आपको चूज़ करना है। तो देखते हैं सभी ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है बसंत, बी में है तूफान, सी में है सर्दी और डी में है शरद। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बसंत, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्दी और ऑप्शन नंबर डी यानी कि शरद, ये सब क्या है? ये सब मौसम के प्रकार हैं। जैसे सर्दी यानी कि ठंडी का मौसम, इस प्रकार से बसंत, सर्दी और शरद ये सब मौसम के प्रकार है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी तूफान, ये क्या है? एक मौसमी घटना है, आकस्मिक मौसमी घटना है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना तूफान आ गया, तो इस प्रकार से है। तो वसंत, सर्दी और शरद ये सब मौसम के प्रकार हैं और ऑप्शन नंबर बी तूफान ये एक आकस्मिक मौसमी घटना है। तो यहाँ से हमारा जो अलग वाला ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, तूफान इज़ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए फटाफट से इसको करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब, गुलाब को रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट को नटखट, तो आदमी क्या खाएगा? चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कूलर, कूलर को क्या कहा जा रहा है? भोजन, ठीक है। और भोजन को क्या कहा जा रहा है? भोजन को कहा जा रहा है गुलाब, ठीक है। गुलाब को क्या कहा जा रहा है? मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे आगे पेन नहीं चल पा रहा है इसलिए मैं नीचे लिख देती हूँ। गुलाब को कहा जा रहा है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट कहा जा रहा है। और रेस्टोरेंट को क्या कहा जा रहा है? नटखट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्वेश्चन हम रिपीट कर लेते हैं। कूलर को भोजन कहा जा रहा है, भोजन को गुलाब कहा जा रहा है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जा रहा है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जा रहा है। तो आदमी क्या खाएगा? तो आप मुझे ये बताइए, इन सभी में से आदमी क्या खा सकता है? आदमी खाएगा भोजन, ठीक है। आदमी भोजन खाएगा, यानी भोजन करेगा, खाना खाएगा। तो भोजन को क्या कहा जा रहा है? भोजन को कहा जा रहा है गुलाब। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुलाब, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट। तो इन सब में से आदमी क्या खाएगा? तो आदमी खाएगा भोजन, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भोजन को क्या कहा गया है? गुलाब। तो हमारा आंसर जो होगा वो भोजन नहीं होगा, आंसर होगा गुलाब, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपको मेरे किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार वीडियो को रोक के रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है, सीरीज का अगला अगला शब्द क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसे नीचे लिख देती हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर गैपिंग वाला रूल यूज़ किया गया है, ठीक है। गैपिंग वाला, जैसे हम सी में +6 करते हैं तो आई आएगा, आई में +6 करते हैं तो ओ आएगा। इसी तरीके से एफ में +6 किया जाए तो एल आएगा, एल में +6 किया जाए तो आर आ जाएगा, ठीक है। सी में +6 किया तो आई आया, आई में +6 किया तो ओ आया, एफ में +6 किया तो एल आया, एल में +6 किया तो आर आया। यानी कि हमारा आंसर क्या निकल के आया, यानी कि हमारा आंसर निकल के आया, यहाँ पे आंसर नहीं ट्रिक निकल के आई +6 +6 +6 की। तो हम इसके आगे भी +6 करेंगे। तो जैसे सी से आई हुआ, आई से ओ हुआ, तो ओ से +6 करेंगे तो कितना आएगा, ओ से यदि हम +6 करते हैं तो यू आएगा। इसी तरीके से एफ से एल हुआ, एल से आर हुआ, तो आर से यदि हम +6 करते हैं तो कितना आएगा, आर से यदि हम +6 करते हैं तो एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे पेन नहीं चल पा रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सी से आई गए +6 किया, आई से ओ गए +6 किया, ओ से +6 करेंगे तो यू आएगा, एफ से +6 किए तो एल आया, एल से +6 किया तो आर आया, आर से +6 करेंगे तो एक्स आएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, यू एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से निम्नलिखित विकल्पों में से निष्कर्ष का चयन करें। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से निष्कर्षों का चयन करें जो दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और स्टेटमेंट को 100% सही मानते हुए अपने निष्कर्षों को पढ़ते हुए आंसर बताना है, ठीक है, कि कौन सा ये जो निष्कर्ष है दिए गए कथन को तार्किक रूप से अनुसरण करता है, मतलब कौन सा निष्कर्ष कथन के हिसाब से सही है। तो कथन ये है कि जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जीवन में यदि आपको सफल होना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, यदि आपको जीवन में सफल होना है, सक्सेस पाना है, तो आपको बिल्कुल भी अपना हार्ड वर्क देना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं और अपना आंसर बताते हैं। तो कंक्लूज़न ये कहता है कि एक मेहनती व्यक्ति जीवन में संतुष्ट होता है। ये हमारे स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मेहनती व्यक्ति जीवन में संतुष्ट होता है। स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फिर स्टेटमेंट निष्कर्ष नंबर 2 कहता है कि कड़ी मेहनत के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। ये हमारा स्टेटमेंट से काफ़ी हद तक मैच करता है, क्योंकि निष्कर्ष ये कहता है कि कड़ी मेहनत के बिना जीवन में कोई सफल नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो आपको मेहनत करनी ही होगी। और सेम हमारा स्टेटमेंट था कि जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि मेहनत करने वाले ही पास हो पाएंगे। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि जीवन कड़ी मेहनत से संबंधित है। ये भी गलत है। और पहला वाला तो गलत था। यहाँ से जो हमारा सटीक आंसर निकल के आता है वो निकलता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट इसको कर लेते हैं। पजल वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। 8 व्यक्ति हैं A B C D E F G H। ये केंद्र के विपरीत करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं A B C D E F। ये केंद्र की तरफ नहीं, केंद्र के मतलब विपरीत दिशा में। जैसे अगर यहाँ पे हम सर्कल बना ले और यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, ठीक है। अगर केंद्र की तरफ देखेंगे तो इधर देखेंगे, लेकिन विपरीत दिशा में देखेंगे यानी इधर देख रहे हैं। इधर बैठे हुए और इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि उनका क्रम इसी क्रम में है। तो आपको इनके यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी ई का पड़ोसी, इस तरीके से उनका क्रम अरेंज करना है, फिर अपना आंसर निकालना है जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं। चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं A B C, 1 मिनट, A B C D E F G H, ठीक है। केंद्र के विपरीत करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है। केंद्र के विपरीत नहीं, ये 8 केंद्र की तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है।
ये आठों इधर की तरफ देख रहे हैं, केंद्र के विपरीत दिशा में नहीं, केंद्र के इधर तरफ देख रहे हैं। तो यदि अगर ये सेंटर की तरफ देखेंगे तो इनका दायां क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति बैठा है और सेंटर की तरफ देख रहा है तो इधर होगा व्यक्ति का राइट और इधर होगा व्यक्ति का लेफ्ट। ठीक है, ये आपको दिशा समझ में आ गई। अब चलिए हम सेटिंग करते हैं। सबसे पहले बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पे हम सबको पुट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि बी ई का पड़ोसी है। ठीक है, बी किसका पड़ोसी, ई का, तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर है ए का दायां कौन सा होगा, तो ए का दायां होगा, देखिए यदि वो सेंटर की तरफ देख रहा है तो ए का दायां होगा इधर। ठीक है, इधर होगा ए का दायां। तो ए के दाईं तरफ चौथे स्थान पर, यानी एक व्यक्ति यहाँ हो गया, दो व्यक्ति यहाँ हो गए, तीन यहाँ हो गया और चौथे यहाँ पर है। चौथे स्थान पर कौन बैठा है, बी ई का पड़ोसी है। बी किसका पड़ोसी, ई का, और ए के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, यानी यहाँ पर बैठा होगा बी। ठीक है, और बी किसका पड़ोसी, ई का, या तो ई इधर होगा या ई इधर होगा, लेकिन अभी ई का कंफर्म नहीं कि किधर है तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि ई और एफ के मध्य में दो व्यक्ति बैठे हैं। तो यदि हम मान लें, यदि हम ई को यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है, और यहाँ पे ई और एफ के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, अगर हम एक व्यक्ति ये मान लें, एक व्यक्ति ये मान लें और यहाँ पर एफ को बैठा लें, तो हमारा क्वेश्चन सही बैठ रहा है। ई और एफ के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी और एक व्यक्ति और। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब हमें जी और एच को पुट कराना है, तो जी और एच अब देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा है कि जी और एच कहाँ पुट किया जाए, तो इसको अभी के लिए होल्ड कर देते हैं। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि बी जी का पड़ोसी नहीं है, यानी ये साफ हो गया कि जी यहाँ नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि जी यहाँ पर है। ठीक है, हम जी को यहाँ मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये वाला 3 व्यक्ति वाला, कि जी तथा एच के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम मान लेते हैं इधर से एच के मध्य कौन कौन से 3 व्यक्ति, तो मान लेते हैं ये एक व्यक्ति हो गया, ये 2 व्यक्ति हो गया और ये 3 व्यक्ति हो गया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 8 व्यक्ति होने चाहिए ना, यहाँ पे गलत हो रहा है। ये एक व्यक्ति हो गया, 2 3 4 5 6 7, ये व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो गया, यहाँ पे एक ही व्यक्ति होगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी और एच के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। देखिए यहाँ पे गिन लेते हैं, जी हो गया, जी 1 2 3, यहाँ पे आना चाहिए हमारा एच। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, जी और एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी कहाँ है, सी के बाईं ओर। यहाँ पे हम देख लेते हैं डी कहाँ है, यहाँ पे 2 ही जगह आपको खाली मिलेगी, एक तो ये है, एक तो ये है। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं सी का बायां और कौन सा तीसरा स्थान खाली है। यदि हम सी को यहाँ लेते हैं तो सी का बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, सी का बायां इधर जाएगा, तो सी जो है, डी कहाँ है, सी के बाईं ओर है, इधर साइड है तीसरे स्थान पर। तो पहला स्थान ये हुआ, दूसरा स्थान ये हुआ, तीसरा स्थान ये हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल सही सिटिंग अरेंजमेंट हो गई। क्वेश्चन को एक बार शुरू से रिपीट कर लेते हैं। बी क्या है, ई का पड़ोसी है और ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बी है और ई का पड़ोसी है। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि ई तथा एफ इन दोनों के मध्य में 2 व्यक्ति हैं, बी और एच। फिर आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जी और एच इनके मध्य में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी ई और बी। फिर क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि बी जी का पड़ोसी नहीं, यानी कि बी का पड़ोसी क्या है, जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर क्वेश्चन आगे ये कहता है कि डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ये रहा डी और ये रहा सी। सी का बायां कहाँ होगा, इधर। सी का बायां होगा इधर और डी है सी के बाईं तरफ तीसरे स्थान पर, 1 2 3। तो ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सही हो गई। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि कौन कौन ए के पड़ोसी नहीं है। तो ये रहा हमारा ए, तो ए का पड़ोसी कौन कौन है, जी है और डी है। ठीक है, जी और डी है। सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और कौन कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं, ए के पड़ोसी कौन कौन हो सकते हैं। तो ये हो गया ए और ए का पड़ोसी एक हो गया जी, एक हो गया डी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी तथा डी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में प्रश्नजन्य के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है, आपको इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा, इसको ऐड करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सभी भुजाओं को ऐड करना है। अगर हम सभी भुजाएँ ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर कितनी भुजाएँ, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5। फिर आगे कितनी भुजा है, 3। फिर आगे कितनी भुजा है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ, वहाँ पे पेन नहीं चल पाएगा। कितनी भुजा हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गई। फिर लास्ट में क्या है, त्रिभुज यानी कि 3। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9, 5 4 9, 9 2 18, 19 20 21, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी 21 इज़ करेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गीता 40 छात्रों का, मतलब गीता जो है 40 छात्रों के एक समूह में शीर्ष से 8वें स्थान पर है और नीचे से उसका स्थान बताना है। यानी कि 40 छात्रों का कोई समूह होगा, मान लीजिए ये 40 छात्रों का समूह है और गीता कहाँ है, ऊपर से लेके यहाँ पर है 8वें स्थान पर। ठीक है, गीता जो है शीर्ष से 8वें स्थान पर है और 40 छात्रों का समूह है, तो नीचे से उसकी स्थान क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले -40 - 8 करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 32। 32 + 1 कर देना, आ जाएगा 33। ये हो जाएगी गीता की प्लेस नीचे से। ठीक है, एक और तरीका है, एक तरीका ये है कि यहाँ पर क्या है, गीता का स्थान क्या है 8, नीचे कितने लोग हैं, मतलब पूरा टोटल कितने लोग हैं 40। अगर गीता का स्थान यहाँ पर 8 है तो जाहिर सी बात है ऊपर कितने लोग होंगे, 7 लोग होंगे। 7 और +1 कितने हो गए, ये गीता का स्थान हो गया ना, 7 और एक हम इसके लिए ऐड कर लेते हैं, एक नंबर इसके लिए ऐड कर लेते हैं, 7 + 1 ये हो गया 8। और नीचे से हमें संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 40 - 8 करना है, तो ये आ जाएगा 32। इसका मतलब ये हुआ कि 8 के नीचे कितने लोग होंगे, 32 लोग होंगे। और 8 के नीचे 32 लोग होंगे और 32 से हम एक ऊपर जाएंगे गीता तक पहुँचने के लिए। 32 से हम एक ऊपर जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, गीता तक पहुँच जाएंगे। एक ऊपर जाएंगे तो हम +1 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 33, जो कि आंसर है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप कुछ भी मतलब जोड़िए घटाइए नहीं, सीधा 40 - 8 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है कि आप ये ध्यान दीजिए कि ऊपर से गीता का स्थान 8वां है, यानी गीता के ऊपर 7 बच्चे होंगे और गीता को ले लिया जाए तो 8 बच्चे हो गए। और गीता के नीचे कितने बच्चे होंगे, तो 40 - 8 करेंगे तो 32 आ जाएगा, यानी गीता के नीचे 8 बच्चे हैं। तो 32 से गीता तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। +1 करने के लिए +1 कर देंगे 32 में, तो आंसर आ जाएगा 33, यानी कि नीचे से गीता का स्थान क्या है, 33। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, नागरिक, चंद्रमा और अनाज। बताना है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो देखिए, यदि हम नागरिक के लिए एक सर्कल बनाएं तो सही होगा, बिल्कुल सही होगा। नागरिक जैसे बोलते हैं ना, हम भारत का नागरिक है, मैं भारत का नागरिक हूँ, इस तरीके से। तो नागरिक के लिए हमने एक अलग सर्कल बना लिया, चंद्रमा के लिए भी हमने एक अलग सर्कल बना लिया, क्योंकि नागरिक का और चंद्रमा का आपस में कोई रिलेशन नहीं, इनके लिए अलग अलग डायग्राम बनेगा। फिर अनाज के लिए भी हमने एक अलग डायग्राम बना लिया, क्योंकि नागरिक, चंद्रमा और अनाज ये सब अलग अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आज की वीडियो में कोशिश किया है कि हर क्वेश्चन को अच्छे से 2-2, 3-3 बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यदि आपको वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर आप वीडियो को रोक के रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो बने रहिए हमारी क्लास के साथ। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।